Dear students, today I am going to teach you the topic matrices. आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस. ठीक है, हम सभी जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने लिखा हुआ है, देखिए आप. मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर, इन विच एलिमेंट्स टेबुलर फॉर्म में लिखे रहते हैं. कुछ रोज होती है वहां पे, जैसे रो 1, रो 2, और ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3. और जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लिखते हैं जिसमें कुछ रोज बनती हैं, कुछ कॉलम्स बनते हैं, तो ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं एरे, एरे ऑफ एलिमेंट्स. तो डेफिनेशन ये लिखी है मैंने, टेबुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड ईदर स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस एक मैट्रिक्स कहलाता है. दूसरी बात, मैट्रिक्स को हम नॉर्मली कैपिटल अल्फाबेट से शो करते हैं. देखिए मैंने कैपिटल ए लिखा है या कैपिटल बी लिखा है, और इनसाइड एलिमेंट्स को नॉर्मली हम स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं. इन एलिमेंट्स के साथ मैंने कुछ सबस्क्रिप्ट्स लिखे हैं, 1 1 1 2. ये सबस्क्रिप्ट्स इन पार्टिकुलर एलिमेंट्स का एड्रेस बताते हैं. जैसे मैंने अगर बाय द वे 1 1 लिखा है तो इसका मतलब यह एलिमेंट लिखा गया है पहली रो और पहला कॉलम वाली जगह. यह एलिमेंट लिखा गया है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. रो नंबर पहले लिखा जाता है, 1 पहले लिखा गया है तो इट इज द रो नंबर, एंड 2 बाद में लिखा गया है, इट इज द कॉलम नंबर. जैसे दिस एलिमेंट इज रिटन एज वेयर थर्ड रो इंटरसेक्ट विद सेकंड कॉलम. 3 2 का मतलब हो गया थर्ड रो और सेकंड कॉलम वाली जगह लिखा गया है. तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है. ठीक है, अभी आप ये देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया है, डायमेंशन कह लें आप 2 into 3. 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स. आप ये डायमेंशन यहां पे भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है 3 into 3. ये जो मैट्रिक्स बी नाम का मैट्रिक्स है वो 3 by 3 का है, यानी 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं. अब थोड़ी सी बात करें आपसे, जिस मैट्रिक्स में रोज नंबर कॉलम नंबर के बराबर नहीं है उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में 4 ही टाइप होते हैं. जो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टली बड़ा होता है, जैसे ये है, हॉरिजॉन्टली लंबा है, वर्टिकली छोटा है. ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. ठीक है, जिसमें रो कम होती है कॉलम से. उसी तरह वर्टिकल मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में रोज ज्यादा हो और कॉलम कम हो, उसे कहते हैं हम रो मैट्रिक्स. सॉरी, वर्टिकल मैट्रिक्स. एक वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जांपल ये भी मान सकते हैं आप, रोज है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और कॉलम एक ही है, तो रोज ज्यादा है कॉलम से, तो वर्टिकल मैट्रिक्स. अच्छा, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो, क्योंकि ये ऐसा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है, लेकिन एक ऐसा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, इसे रो मैट्रिक्स कहते हैं. और एक ऐसा वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक ही हो, रो कितनी भी हो सकती है, अपना क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स. तो कहने का मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की सीधी सीधी डेफिनेशन है, रोज और कॉलम्स बराबर ना हो, रो ज्यादा हो तो वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा और रो कम हो तो हॉरिजॉन्टल. और वर्टिकल का एक स्पेशल केस है कॉलम मैट्रिक्स, जब एक कॉलम रह जाता है. और उसी तरह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है रो मैट्रिक्स. अच्छा, नल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो सकता है, ये 2 by 3 का नल मैट्रिक्स है. नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं. इसकी डेफिनेशन यही है, मैट्रिक्स की हर एंट्री 0 हो. अब अगर अपन इस मैट्रिक्स की बात करें, बी मैट्रिक्स जो अपने सामने है, तो बी मैट्रिक्स के लिए आप कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. और अधिकतर हमारी जो ये चैप्टर है मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट, ये पूरा का पूरा नॉर्मली स्क्वायर मैट्रिक्स पे बेस्ड है. तो अपन स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा ढंग से देखेंगे. जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स की बारी आती है, 2 डायगोनल बनते हैं, ऑब्वियसली एक डायगोनल बन रहा है और एक ये, वह डायगोनल जिसमें आई और जे बराबर रहता है, जैसे 1 1 2 2 3 3. इस डायगोनल को ही मेन डायगोनल कहते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं. इस डायगोनल का बहुत ही कम उपयोग होता है, इसे बोलते हैं ऑफ डायगोनल. यहां मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम, यानी b11 प्लस b22 प्लस b33 क्या कहलाएगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. क्या बोलेंगे इसे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं. उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसके एलिमेंट का सम उसकी ट्रेस कहलाता है.
अब स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो कि प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ भी लिख दिया जाए, कोई भी रियल नंबर, लेकिन इसके अलावा सभी एलिमेंट जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये रहा। क्या डेफिनेशन है डायगोनल की? प्रिंसिपल डायगोनल में आप कुछ भी लिख दें, जीरो भी लिख दें तो चलेगा, यहां पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये तो 100% बाकी लोग तो जीरो चाहिए। एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। इन प्रिंसिपल डायगोनल जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, जो टेक्निकली यूं दी गई है। ए आई जे जीरो लिखना है, मतलब उस एलिमेंट को जीरो लिखना है जिसका रो नंबर कॉलम नंबर के बराबर नहीं है। एड्रेस में रो और कॉलम नंबर दोनों होते हैं ना, जैसे 2 3, तो यहां जीरो लिखेंगे आप, ठीक है। और ए बी सी जो आपने लिखे हैं वो कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें स्केलर मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान दें डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में यूं भी लिखते हैं, डी आई ए जी ए बी सी लिख दिया तो ये 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उसका ऑर्डर वही होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल में एबीसी है, बाकी सभी जीरो है। अच्छा, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे लिख दो आप, 5 5 5 जैसे ये लिख दिया आपने, तो इसे बोलते हैं फिर हम स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। और ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें इस ए को आप 1 1 1 लिख दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम्स बराबर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर, प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ भी लिख दें, बाकी सभी एलिमेंट जीरो लिखे जाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल के सभी एलिमेंट अगर बाय द वे हमने सेम लिख दिए, जैसे मैंने लिखे अभी 5 5 5, तो इसको हम बोलने लग जाएंगे स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट अगर हमने 1 लिख दिया तो इसे हम बोलने लग जाएंगे यूनिट मैट्रिक्स और या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, फिर मैंने लास्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नॉर्मली आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। अगर 3 लिख दिया है तो 3x3 का है, और 2 लिख दिया है तो 2x2 का है। मैंने इसमें भी एक नल मैट्रिक्स बनाया है, स्क्वायर में भी, कि वह मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री जीरो। तो एक नल मैट्रिक्स एक ऐसा एग्जांपल आप यहां देखिए जो स्क्वायर में भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी एग्जिस्ट करता है। मतलब नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी हर एंट्री जीरो, इधर इट इज स्क्वायर और इधर इट इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। तो ये तो थी अपनी बेसिक डेफिनेशन। फिर मैंने इधर कुछ लिखा है, देखिए मैट्रिक्स को आप किसी नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, मैं से कह दूं बराबर 15, ये गलत बात है। मैट्रिक्स कैन नेवर बी इक्वल्स विद ए रियल नंबर। किसी नंबर के बराबर नहीं कर सकते हैं। मैट्रिक्स की बराबरी करनी है तो मैट्रिक्स से ही होगी, जैसे यहां। और ऑर्डर भी सेम रहना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है नहीं है तो भी बराबरी नहीं कर सकते। ये 2x2 का, ये 2x2 का, एलिमेंट भी सेम है। एलिमेंट सेम होने का मतलब वह एलिमेंट जिनकी लोकेशन सेम है, यहां पर 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 यहां, सॉरी। तो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये होगा इक्वल मैट्रिक्स। ध्यान दें, ऑर्डर तो सेम है, बट यहां 2 है, यहां 3 है, तो ये बराबर नहीं है। बट ऑर्डर सेम अगर मैट्रिक्स में हो तो ऐसे मैट्रिक्स हम कहते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। कौन से? कंपेरेबल मैट्रिसेस। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स का ऑपरेशन, लास्ट में मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, कोई भी मैट्रिक्स का ऑपरेशन, दो मैट्रिक्स आप जोड़े, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट आपको मैट्रिक्स ही आएगा। यानी अगर मैट्रिक्स में कोई इक्वेशन लिखी गई है, जैसे मान लीजिए अपन ने लिख दिया a² - 3a + 2i, मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स हो गया, ये भी i भी एक मैट्रिक्स होता है, तो बराबर नल अगर मैंने लिखा है तो ये एक मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, यानी इसका हर एलिमेंट 0 0 0 0 है। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स के बारे में कुछ और डेफिनेशंस पे चर्चा करते हैं। चलिए,
तो अभी अपन ने बात करी मैट्रिसेस में स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, केवल प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ एलिमेंट लिखे हो, इसके अलावा सभी जीरो लिखे हो, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम हो जाए उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 हो जाएं उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे नॉर्मली यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये बात करिए पेपर ने, और इसे आई से डिनोट करते हैं। I2 है तो 2/2 का मैट्रिक्स हो गया, और I3 है तो 3/3 का। चलिए थोड़ी चर्चा करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब बहुत आसान सा होता है। पहली जो रो है उसको पहला कॉलम बना दीजिए, सेकंड जो रो है उसे सेकंड कॉलम बना दीजिए। ऐसा करने से जो नया मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा वो पुराने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। जैसे एक मैट्रिक्स है 2 × 3 का, आप देख रहे हैं इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ऑब्वियसली, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ट्रांसपोज में 3 रो हो जाएंगी, 2 कॉलम हो जाएंगे, और ऑब्वियसली पहली रो को पहला कॉलम बना दिया गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया गया। तो ध्यान दें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में चूंकि ऑर्डर ही बदल जाता है तो इनके इक्वलिटी की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि इक्वलिटी की बात जब भी होती है, दो मैट्रिक्स इक्वल जब भी हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। चूंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में खुद मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर बदल जाएगा तो ये कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यही मैंने लिखा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए के बराबर कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ऑर्डर ही बदल गया है। अच्छा, इस ट्रांसपोज का मैं फिर ट्रांसपोज निकालता हूं, मतलब पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड को, तो ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज आप देख रहे हैं वापस ए आ गया है भाई, ये इसके बिल्कुल सेम टू सेम है, 2/3 2/3, यानी कंपेरेबल तो है, कंपेरेबल मतलब ऑर्डर तो सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है, तो अपन कह सकते हैं दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगर एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज ले लिया जाए तो इंपैक्ट ऑफ ट्रांसपोज इज कैंसिल्ड, कोई मीनिंग नहीं है उसका, मतलब केवल मैट्रिक्स खुद ही आ जाएगा। फिर अपन चर्चा करते हैं इसी ट्रांसपोज की स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर चर्चा करें तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए बी सी डी है, मान लेते हैं इसका नाम ए है, तो ऑब्वियसली इसका ट्रांसपोज हो गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। ठीक है, तो थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं बी और डी, है ना, तो ऑर्डर सेम है बट इक्वल नहीं है। ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब होता है कंपेरेबल, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज हमेशा कंपेरेबल रहेंगे, बट इक्वल रहेंगे नहीं रहेंगे ये गलत बात है, अभी इक्वल नहीं है। ए के जैसा है, बिल्कुल सही बात है, 20 ये बराबर नहीं, बी और सी बराबर नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वलिटी के लिए कंडीशन बात हो चुकी है, मैट्रिक्स बराबर भी होने चाहिए और सेम लोकेशन के एलिमेंट्स बराबर, मैट्रिक्स ऑर्डर वाइज बराबर होने चाहिए और सेम लोकेशन के एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। अब हम बात करें तो हमने ये समझ चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ए का ट्रांसपोज ए के कंपेरेबल होता है, ये इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अभी इस एग्जांपल में ये बराबर नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मैंने ये लिखा है यहां पे देखिए आप, ए एंड ए डैश इज ऑलवेज कंपेरेबल, सो दे मे बी इक्वल और अनइक्वल। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर आ जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन और हो गई आपके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैंने एग्जांपल दिया है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, ध्यान दीजिए, जिसका ट्रांसपोज मैंने किया, पहली रो को पहला कॉलम बनाया, 5 2 था 5 2 लिख दिया, 2 3 था 2 3 लिख दिया, तो पता चला ये और ये सेम है, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो बराबर है, 5 5 2 2 2 2 3 3। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब कोई आपको डायरेक्टली बोले कि यार कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बातें बताओ, तो खास बात में यहां मैंने दोनों लिख दी है, बट मैं समझा रहा हूं आपको। अगर आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो प्रिंसिपल डायगोनल में आपकी जो इच्छा हो वो लिख दें, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ये लोकेशन है, कौन सी लोकेशन है ये? A12,
और ये कौन सी A21, तो यहां जो लिखे इसी चीज को यहां लिखेंगे, मतलब इसका रिफ्लेक्शन यहां होना चाहिए। जैसे यहां अगर आपने 5 लिख दिया तो ये 5 होना चाहिए। इसी तरह A13 पे आपने जो लिखा 6 लिखा है मैंने भी, A13 पे, तो A31 पे भी यही होना चाहिए। A23 पे मैंने 7 लिख दिया, A23 पे मैंने 7 लिखा है, तो A32 पे भी मुझे 7 लिखना पड़ेगा। आप देख लीजिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए, पहली रो है 2 5 6, सेकंड रो है 5 5 7, थर्ड रो है 6 7 0, बिल्कुल सेम टू सेम मैट्रिक्स आ गया है। तो ये तरीका होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का, ये बातें मैंने यहां लिख दी हैं। एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल में भी एनी रियल नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल में कहा, लेकिन A12 Aij जो लिखेंगे वही Aj लिखना पड़ेगा। जैसे A23 आपने जो लिखा है वो A32 लिखना पड़ेगा, A13 आपको लिखना जो लिखा है वो A31 लिखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी कोई भी पावर आप कर ले, स्क्वायर कर ले, क्यूब कर ले, ये सभी सिमेट्रिक ही आएंगे। मतलब ये जो मैट्रिक्स आएंगे इनका ट्रांसपोज करोगे तो यही आएगा। तो कहने का मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कोई भी पावर 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, रिजल्ट एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही देती है। इट हैज टू बी नोटेड बाय यू। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अभी हमने चर्चा करी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, और इसके अलावा चर्चा करी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब थोड़ा सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं हम लोग। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस नॉर्मली सभी बच्चों को आता है, फिर भी दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल तभी हो सकता है जब वो कंपेरेबल हो, यानी उनका ऑर्डर सेम हो। एक 2 into 3 का है A, तो B भी 2 into 3 का होना चाहिए, तो ही वो ऐड हो सकते हैं आपस में या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी ऑर्डर का आएगा 2 into 3 का। देखिए यहां लिखा है मैंने, A अगर एक मैट्रिक्स है M into n, यानी जिसमें m रोज है और n कॉलम्स है, उसके एलिमेंट्स इस तरह स्मॉल a11 a12 इस तरह शो किए गए हैं। B एक दूसरा मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का, तो A plus B एग्जिस्ट करेगा और उसका ऑर्डर भी m into n आएगा। क्या होगा, A11 में B11 जुड़ जाएगा, A12 में B12 जुड़ जाएगा, यानी सेम लोकेशन वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनमें ये ऑपरेशन हो जाएगा प्लस माइनस का। तो द ओनली थिंग वी हैव टू बी नोटेड, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी एडिशन का ऑपरेशन पॉसिबल है या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन पॉसिबल है। और जो ऑर्डर आएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में वो यही आएगा m into n। एक एग्जांपल लिया मैंने 3 by 3 का, एक मैट्रिक्स ये है, B एक मैट्रिक्स ये है। अगर मैं A plus B चाहता हूं तो मैं जो बता रहा हूं इनका ऑर्डर दोनों का 3 into 3 है, तो यानी A plus B का ऑर्डर 3 into 3 आएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशंस वाले लोग जुड़ जाएंगे। दो में जैसे 1 1 लोकेशन है ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 2 लोकेशन है ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 1 2 लोकेशन 1 2 में ऐड हो जाएंगी, 1 3 लोकेशन 1 3 में ऐड हो जाएगी, 2 1 में ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये इसमें ऐड होके 1 आ जाएगा और इस तरह रिजल्ट आ जाएगा। सेम फॉर A minus B 3 by 3 का आएगा, 2 में से 1 माइनस कर दे, 1 में से -2 को माइनस कर दे, 3 से 3 माइनस कर दे, यू गॉट योर रिजल्ट। तो ये बहुत आसान प्रोसेस होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस पे जो तीसरा एक चीज और ले लेते हैं अपन, इसमें वापस आएंगे अपन भी। अगर एक कांस्टेंट, स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट, अगर एक कांस्टेंट एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया 2 by 3 का, इसको मैं अगर k से मल्टीप्लाई करूं तो कांस्टेंट इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, ये k जब अंदर जाएगा तो सभी से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा लिखा है मैंने। इफ ए कांस्टेंट गेट मल्टीप्लाइड विद ए मैट्रिक्स इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी एंट्री, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। फिर मैंने लिखा है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में, उसका एग्जांपल मैंने यहां दिया है, अगर किसी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में से कुछ कॉमन निकल रहा है, जैसे -2 है इसमें, -2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, बाहर निकाल सकते हैं आप। गुणा करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर भी निकाल सकते हैं। तो आप अगर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में कुछ कॉमन आ रहा है तो बाहर ले सकते हैं, और किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसी एक रो या कॉलम से नहीं, सभी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमने 3 प्रॉपर्टी स्टडी कर लिए,
एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस का मतलब क्या है, और कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होता है तो हर एलिमेंट से होता है। अच्छा, उसके बाद अभी अपने ट्रांसपोज पढ़ा था कि पहली कोई मैट्रिक्स है, उसकी पहली रो को पहला कॉलम बना दे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दे, तो इससे जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो उसका ट्रांसपोज कहलाता है। तो ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी तो हमने अभी देखी थी, ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज लोगों को दिया जाएगा। यहां ये दो प्रॉपर्टी और है, आप दो मैट्रिक्स को पहले ऐड करें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालें, जो रिजल्ट आया। आप चाहे तो पहले ही ट्रांसपोज निकाल लें दोनों के और जोड़ लें, मतलब ऑपरेट प्लस पहले करें फिर ट्रांसपोज निकालें, या पहले ट्रांसपोज निकाल लें फिर प्लस कर लें, रिजल्ट एक आएगा। इसी तरह माइनस में होगा, माइनस पहले करा फिर ट्रांसपोज निकाला, और पहले ट्रांसपोज निकाल लिया आपने फिर माइनस कर लिया, रिजल्ट विल बी द सेम। बट मल्टीप्लाई में, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, आपने पहले मल्टीप्लाई करा फिर ट्रांसपोज करा, तो ये उल्टा खुलेगा, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू दिस, ये इसके बराबर होगा। मतलब पहले आपने ट्रांसपोज निकाले लेकिन बी को आगे रखेंगे और ए को पीछे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। रीजन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत छोटे शब्दों में तो ये बता सकते हैं आप, बट इसमें चर्चा करेंगे, प्रोडक्ट में चर्चा करेंगे। अभी मैं लूंगा आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, वहां चर्चा करेंगे इस प्रॉपर्टी की। इनको तो आप इनसे प्रूव कर सकते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल ले, ए का ट्रांसपोज निकाल ले, बी का ट्रांसपोज निकाल ले और ऐड कर ले, ये आ जाएगा। मतलब जो भी है, ये दोनों तो इन दो एग्जांपल से प्रूव हो जाएंगे इनसे, ठीक है। ए का ट्रांसपोज, अगर एक कांस्टेंट आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक मैट्रिक्स में, ये प्रॉपर्टी है, तो आप ये बाहर निकाल सकते हैं, ये ट्रांसपोज ले जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ये ए है, इसको के से मल्टीप्लाई कर लिया आपने, और फिर जो आया उसका ट्रांसपोज कर ले, और आरएचएस ए के ट्रांसपोज को के से मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा आपका। एक बड़ा आसान टॉपिक था, तो इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहा मैं अभी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी या प्लस माइनस की प्रॉपर्टी का यूज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद मैट्रिसेस में अपन स्टडी करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो ये कोई जरूरी नहीं है आप हमेशा दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाए, उसके लिए एक शर्त है, देखते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू n, उसमें m रोज है और n कॉलम्स हैं, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है p इंटू q, उसमें p रोज हैं q कॉलम्स हैं। तो अगर आप इस a को b से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ध्यान दें, आगे a पीछे b, तो इसके ये पार्ट इसके बराबर होना चाहिए। मतलब अगर a को b से मल्टीप्लाई करना चाहे तो n मस्ट बी इक्वल टू p, यानी a में जितने कॉलम्स हैं b में जितनी रोज हैं बराबर होंगी तो ही a b एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अगर a b बाई द वे एग्जिस्ट करेगा, a b से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो यह पार्ट अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये पार्ट इसको कैंसिल कर देगा, और जो नया मैट्रिक्स ए बी नाम का नया मैट्रिक्स आएगा उसकी नंबर ऑफ रोज तो ए से बनेगी, मतलब n रोज होंगी उसमें, और जो उसमें कॉलम्स आएंगे वो q कॉलम्स होंगे। वही मैंने लिखा है कि ए बी का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा अगर ए के पीछे वाला पार्ट कॉलम्स और बी के आगे वाला पार्ट रोज बराबर है। अगर ये बराबर है तो एग्जिस्ट करेगा, और ए बी नाम का जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस डायमेंशन का होगा, m इंटू क्यू। वो रो नंबर तो इसके उठाएगा और कॉलम नंबर इसके, ये ऑर्डर होगा आपका a इंटू बी का। यहां पर एक एग्जांपल लेके मल्टीप्लाई समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए a 2 इंटू 3 का है, दो रोज हैं, तीन कॉलम्स हैं, b 3 इंटू 2 का है, तो ऑब्वियसली a है 2 इंटू 3 का, b है 3 इंटू 2 का, तो क्या a b एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये पार्ट इसके बराबर है और ये इसको कैंसिल कर देगा, और जो ए बी आएगा वो 2 इंटू 2 का आएगा। तो मैंने यहाँ 2 इंटू 2 का एक ए बी बनाया है जिसमें दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं। अब ये कैसे बनेगा? बड़ा आसान होता है, ये रो बनाता है, जो पहला मैट्रिक्स होता है ऑब्वियसली उसी के रो नंबर हम उठाते हैं, तो ये रो बनाएगा। तो इसकी पहली रो, ए की जो पहली रो है ये निकल जाएगी पहली रो बनाने के लिए, फिर इसकी जो दूसरी रो है
वो निकल जाएगी लास्ट में सेकंड रो बनाने के लिए। तो ले रहे के जो मैट्रिक्स पहले नंबर पे होता है उसकी पहली रो पहले निकल जाती है फर्स्ट रो क्रिएट करने के लिए जो नया मैट्रिक्स बनने वाला है, फिर दूसरी रो निकल जाती है दूसरी रो बनाने के लिए। तो चलिए कैसे बनता है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो ए की पहली रो चली गई, ये जैसे पहली रो है, इस पहली रो को उठाइए और पहले कॉलम के सामने रख दीजिए, क्योंकि पहली रो को जब पहले कॉलम के सामने रखेंगे तो कौन सी जगह भरेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये वाला स्पेस भरेंगे आप 1 1 वाला। पहली रो को उठा के सेकंड कॉलम के सामने रखेंगे तो 1 2 वाला, पहली रो सेकंड कॉलम वाली स्पेस भरेंगे। पहली रो को उठा के थर्ड कॉलम के सामने रखेंगे तो 1 3 वाला स्पेस भरेंगे। पहली रो को उठा के चौथे कॉलम के सामने रखेंगे तो चौथा अगर कॉलम ही नहीं है तो पहली रो ने पहली रो बना दी है, अगर वाइदा में उसमें चौथा कॉलम नहीं है तो पहली रो का काम खत्म हो गया। अब सेकंड रो निकलेगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के सामने रखेंगे तो ये जगह भरेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाली। सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम के सामने रखेंगे तो ये जगह भरेंगे। सेकंड रो को उठा के थर्ड कॉलम के सामने रखेंगे तो ये, फिर सेकंड रो को उठा के फोर्थ कॉलम है ही नहीं तो सेकंड रो ने सेकंड रो बना दी, फिर इसके बाद थर्ड रो स्टार्ट होगी। होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है यही वाला। पहली रो को उठा के अब ये रो a इंटू बी करना है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि ये सेम है और जो ऑर्डर आएगा वो 2 इंटू 2 का आएगा। ये पहली रो a पहले है तो a की रोज रो बनाएंगे नए मैट्रिक्स की। पहली रो को उठा के पहले कॉलम के सामने रखा, देखिए a11 आया, b11 के सामने, a12 आया, b21 के सामने, a13 आया, b31 के सामने, ये रखना है। हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल कर दें, तो जो जिसके सामने आया मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि पहली रो पहले कॉलम के सामने रखी गई है तो जगह भरेंगे आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या आया, a11 b11 a12 b21 a13 b31 बीच में प्लस। अभी पहली रो बनना स्टार्ट हो गई है, पहली रो को उठा के दूसरे कॉलम के सामने सीधा रख दिया, a11 b12 a12 b22 a13 b32। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के सामने रखी गई, हॉरिजॉन्टलिटी वर्टिकल रख दी गई और कॉरस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके प्लस बना दिया गया, प्लस लगा दिया गया, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ही नहीं तो फर्स्ट रो ने सारे कॉलम अपने पहली रो बना दिए। फर्स्ट रो चली फर्स्ट कॉलम के सामने आई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया। फर्स्ट रो चली सेकंड कॉलम के सामने आई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बना दिया। फर्स्ट रो चली थर्ड कॉलम था ही नहीं तो उसका काम खत्म। अब काम स्टार्ट हो गया सेकंड रो का। ये भी वापस फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के सामने आएगी तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये बन गया a21 b11 a22 b21 और a23 b31। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम के सामने आई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। सेकंड रो के आगे थर्ड कॉलम है नहीं तो सेकंड रो का काम खत्म हो गया। अब इधर रो भी नहीं है तो नई रो भी नहीं बनेगी। तो ये होता है प्रोडक्ट। एक दूसरा एग्जांपल यहां मैंने लिया वापस, b इंटू a अगर मैं करता तो पहली चीज क्या है, मल्टीप्लाई हो पा रहा है तो b है 3 इंटू 2 का और a है 2 इंटू 3 का। ऑब्वियसली ये पार्ट इसके सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब कितनी रो कितने कॉलम बनेंगे, 3 रो 3 कॉलम। अब b रेस्पॉन्सिबल होगा, मतलब जो ba नाम का मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या है 3/3। b की पहली रो निकलेगी, पहली रो बनाएगी पूरी, पहली रो पहला कॉलम पहली रो, मतलब पहली रो के लिए जिम्मेदार इसकी पहली रो, दूसरी रो के लिए जिम्मेदार इसकी दूसरी रो, थर्ड रो के लिए जिम्मेदार इसकी थर्ड रो। तो b मैंने यहां लिख लिया, a यहां लिख लिया, b इंटू a कर रहे हैं हम, b ये रहा और a ये रहा। तो पहली रो उठा के पहले कॉलम के सामने तो कौन सी जगह बनेगी, ये वाली। तो क्या है b11 a11, ध्यान दे इसको हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर देते हैं। तो b11 a11 प्लस b12 a21। अच्छा यहां क्या आएगा, डायरेक्ट करें, ये कौन सी जगह है, थर्ड रो। थर्ड रो के लिए जिम्मेदार इसकी थर्ड रो है। थर्ड रो कौन सी जगह, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो जब थर्ड कॉलम के सामने खड़ी होगी तो ये जगह भरी जाएगी। थर्ड रो इसके सामने खड़ी होगी तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, b31 a11 प्लस b32 a21। अब मुझे ये जगह बननी है तो थर्ड रो को सीधा थर्ड कॉलम के सामने लगा देता हूं। तो b31 a13 प्लस b32 a23 या तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके कोई पार्टिकुलर लोकेशन का एलिमेंट चाहिए तो आप उसकी लोकेशन देख लीजिए। जैसे बाइनरी में मुझे ये चाहिए, हम सभी जानते हैं इसकी लोकेशन 2 2 है।
यानी सेकंड रो जिम्मेदार है। सेकंड रो जब सेकंड कॉलम के सामने वर्टिकली खड़ी होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये जगह आ जाएगी। सेकंड रो सेकंड कॉलम के सामने तो इस जगह क्या आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के सामने जब खड़ा हो जाएगा तो ये प्लेस भर जाएगा। B21 A12 B22 A22। ये था प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। आप यहां देख रहे हैं दो तीन बातें। A इंटू बी का ऑर्डर आया 2/2 का और B इंटू ए का ऑर्डर आया 3/3 का। ऑब्वियसली जब तक कंपेरेबल नहीं है इनकी इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप ये कह सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ओबे नहीं करता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता ही है, इनपुट्स को अगर इंटरचेंज कर दे, इनपुट कौन है ए और बी, और मल्टीप्लाई का ऑपरेटर कौन है मल्टीप्लाई, इनपुट्स को इंटरचेंज कर दें और रिजल्ट सेम ना रहे, अगर रिजल्ट सेम रहता तो हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ओबे हो रहा है। बट ऑब्वियसली हमें पता है ये तो मैट्रिक्स के ऑर्डर ही बदल गए हैं तो बराबरी की बात नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ओबे नहीं करता है। ध्यान दें, किसी प्रॉपर्टी का आप ऐसा कह रहे हैं कि ओबे नहीं करता है तो ऐसा मतलब नहीं है कि कभी नहीं करेगा। कोई भी दो मैट्रिक्सेस अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा सीधा करके, मतलब ए बी बी ए करके, तो सेम हमेशा अलग अलग ही आएगा, ऐसा नहीं है। बट कोई प्रॉपर्टी अगर एक बार भी फेल हो गई तो उसे हम प्रॉपर्टी नहीं मानते। इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक बार तो अपन ने फेल कर दिया कि इस केस में इंटू बी बी इंटू ए के बराबर नहीं है, तो नॉर्मली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये वैलिड नहीं माना जाएगा। बट मैं आपको यहां थोड़ा सा बता दूं जो आगे अपने आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप पहले ए से मल्टीप्लाई करें या आई को फिर ए से अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ध्यान दें अगर ये मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये बराबर आता है हमेशा। उसी तरह एक होता है अपने आगे एडजॉइंट ऑफ ए, एक मैट्रिक्स पढ़ाएंगे आपको एडजॉइंट ऑफ ए, उसको अगर आप ए से मल्टीप्लाई करें और ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर आता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बट नॉर्मली आप कह सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए तीन मैट्रिक्स है और उनका मल्टीप्लाई आपके अकॉर्डिंग पॉसिबल है, मतलब ऑब्वियसली जैसे भाई इसके कॉलम्स, इसका पीछे वाला पार्ट इसके आगे वाले पार्ट के बराबर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर जो आएगा वो भी मल्टीप्लाई की जो कंडीशन है कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं उसको फुलफिल कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आप चाहें तो जोड़ा बदल सकते हैं, ये भी एग्जिस्ट करेगा, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बीच वाले इनपुट का एसोसिएशन पहले था सी के साथ, बीच वाला अपनी दोस्ती बदल दे, एसोसिएशन बदल दे और रिजल्ट में फर्क ना पड़े। बी की यहां दोस्ती थी सी से, पहले बी क्रॉस सी निकलेगा, फिर जो आएगा वो ए से मल्टीप्लाई होगा। इधर पहले ए क्रॉस बी निकलेगा और जो आएगा वो फिर सी से मल्टीप्लाई, तो बी की दोस्ती बदल गई ना, बट रिजल्ट नहीं बदलेगा, इसमें ध्यान रखना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ओबे करता है, जोड़ा बदल सकते हैं, इसे बोलते हैं एसोसिएट। मैट्रिक्स प्रोडक्ट obeys associative प्रॉपर्टी, याद रखें आप, यहां लिख सकते हैं आप मैट्रिक्स प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये थोड़ा सा था, एक आपको ये भी पता होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस माइनस पे, याद रखना है। जैसे ए मल्टीप्लाई करना है, पहले आपको बी प्लस सी नाम के दो मैट्रिक्स आपने ऐड करे, फिर ए से मल्टीप्लाई करना, आप चाहें तो पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर ऐड कर लें। माइनस में भी ऐसा ही हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम मल्टीप्लाई कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्लस माइनस इन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस पर मल्टीप्लाई का साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
ये प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टीज प्रूव करने के काम में आती है। तो ये थे ऑपरेशन डिवीजन नाम का ऑपरेशन, दो मैट्रिक्स का डिवीजन नाम का ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है, इन ऑपरेशन से अब अपन वापस वहीं चलते हैं जहां हम डेफिनेशन स्टडी कर रहे थे। अपनी बात हो गई थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या था, स्केलर क्या था, आइडेंटिटी क्या था, आइडेंटिटी के बाद जीरो मैट्रिक्स क्या था, जीरो के बाद अपन ने बात करी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो, उसे सिमेट्रिक कहते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। देखिए हमारी बात हुई थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ध्यान दें हम जितनी भी बातें कर रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में चार ही बातें थी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रो और कॉलम। उसके अलावा सभी बातें स्क्वायर मैट्रिक्स की हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इसका। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट जीरो है। A12 ये कौन सी लोकेशन है, A12, ये है A13, ये है A23। A12 पे जैसे आपने 5 लिखा, A12 पे अगर आपने 5 लिखा, ठीक है, तो A21 पर, A12 पे अगर आपने 5 लिखा तो A21 पे इसका नेगेटिव लिखिए। A13 पे अगर आपने 7 लिखा तो A31 पे इसका नेगेटिव लिखिए। आई मीन टू से दिस, यहां आपने 7 लिखा है, यहां आपने -9 लिखा। A23 पर आपने -5 लिखा या 4 लिख लीजिए, -4, तो A32 पे क्या आएगा, +4। इस तरह आप जो मैट्रिक्स बनाते हैं, एंट्रीज इन प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी 0 एंड दिस। यहां 5 लिखा तो यहां -5 आएगा, यहां 7 लिखा तो यहां -7 आएगा, -9 लिखा तो 9 आएगा। ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो आपको मैंने बता दिया, आप अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल में 0 डाल दीजिए। A12 पे जो लिखे उसका नेगेटिव लिखे। ध्यान दें सिमेट्रिक में क्या होता था, सिमेट्रिक एक बार रिपीट कर रहा था। सिमेट्रिक में होता था प्रिंसिपल डायगोनल में आपकी इच्छा हो जो लिखे, A12 जो लिखे वो A21 लिखे, A22 जो, A13 जो लिखे लाइन से A12 बराबर होना चाहिए A21 के, यहां नेगेटिव होते हैं। A13 बराबर होना चाहिए A31 के। जैसे यहां पे आपने 7 लिखा तो यहां 7, यहां -6 लिखा तो -6। ऑब्वियसली B का ट्रांसपोज B है। अब देख लीजिए आप, भाई पहली रो को पहला कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना रहा हूं, 5 B और -6। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना रहा हूं, 7 -6 और C, तो सेम आ रहा है। तो ये तो था सिमेट्रिक। स्क्यू में क्या होता है, यहां तीनों 0 होना नेसेसरी है और यहां जो एलिमेंट लिखेंगे उनके नेगेटिव रिफ्लेक्शन लिखेंगे। मतलब 5 है तो -5, 7 है तो -7, -9 है तो 9। ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्यों? हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें अगर उसका ट्रांसपोज जोड़ें और नल मैट्रिक्स आ जाए, ये डेफिनेशन है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए। पहली रो को पहला कॉलम 0 5 7, सेकंड रो को सेकंड कॉलम -5 0 -9, थर्ड रो को थर्ड कॉलम -7 9 0। ए में का ट्रांसपोज जोड़िए। आपको भी ऐड करना बताया मैंने। अगर ये 3/3 है, वो 3/3 है तो रिजल्ट भी 3/3 आएगा। और कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन वाले लोग जोड़ लीजिए। 0 में 0 जोड़ा 0, -5 में 5 जोड़ा 0। सिमिलरली यहां सभी जगह 0 आ रहे हैं, यानी नल मैट्रिक्स आंसर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या डेफिनेशन है वो? ए का ट्रांसपोज प्लस ए बराबर नल मैट्रिक्स। तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज बराबर भाई नल माइनस ए। तो नल में माइनस ए करेंगे तो माइनस ए ही रहेगा। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के बराबर है, ध्यान से अगर माइनस से गुणा कर लूंगा इसको, -1 से मल्टीप्लाई कर लूं तो यही आ जाएगा। माइनस ए कितना रहा देखिए, माइनस ए, -1 से मल्टीप्लाई करिए उसे, 0 -5 -7 5 0 9 7 -9 0 सेम आ गया। तो डेफिनेशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ध्यान दीजिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे एनडीए एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी सिमेट्रिक कैसे बनता है, स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनता है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है, ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन एक या तो यूं कह लें, ट्रांसपोज में उसे जोड़ने पे नल मैट्रिक्स आए या फिर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक में मैंने आपको 2 बार बताई थी अभी, बी की कोई भी पावर, जहां एन क्या है नेचुरल नंबर, सिमेट्रिक ही आएगा। बट यहां पर ए की इवन पावर, ध्यान दें नेचुरल नंबर है यहां पे भी, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। जैसे ए स्क्वायर, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकालूं, ए 4 निकालूं, ये तो सारे सिमेट्रिक आएंगे। और ए की पावर ऑड, ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। मतलब कोई मुझे कहता है कि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए क्यूब के बारे में आपकी क्या राय है? कोई मुझे कहता है ये मामला है, तो मैं यानी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फिर कहता है ए क्यूब क्या होगा, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? यहां मैंने लिख दिया ए की पावर ऑड क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। दूसरी और बातें करें तो फिर छोटी सी 5 मिनट की कहानी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सदैव 0 होते हैं। यहां जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं 1 2 2 1 3 और इन जगह पे इनके नेगेटिव रिफ्लेक्शंस होते हैं, मतलब इनके नेगेटिव लोग होते हैं। इस तरफ 1 2 का नेगेटिव -2 1 पे होगा, a 2 1 3 का नेगेटिव a 3 1 पे होगा। इस तरह आप इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब यहां पे एक छोटी सी चर्चा है, मान लीजिए बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं हम। अब क्या करते हैं, सी ले लेते हैं। सी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल में 0 है। यहां 1 2 पे जो लिखा हुआ 2 1 पे इसका नेगेटिव, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब निकाल के देखना इसका ट्रांसपोज। जब इसमें जोड़ेंगे, आप पहली रो को पहला कॉलम बना रहा हूं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, जब जोड़ेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगा, यानी सी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हालांकि डिटरमिनेंट मैंने लिया नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे डिटरमिनेंट बनाए, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, तो इसकी वैल्यू 2/2 के स्क्वायर 25 आ रही है 25, और इसकी वैल्यू ए भी स्क्यू सिमेट्रिक है, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। यानी ये भी एक पॉइंट आप याद कर सकते हैं। इसे डिटरमिनेंट बोलेंगे अब अपन, डिटरमिनेंट को चर्चा करेंगे अपन, लेकिन क्योंकि वर्टिकल लाइंस का मतलब वैल्यू हो जाता है। आप तो ये ध्यान रखिए स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट 2/2 का, यानी इवन है, इवन ऑर्डर का, यानी तो वैल्यू आएगी परफेक्ट स्क्वायर। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। और ऑड ऑर्डर है, जैसे तो अपने कोर्स में 2/2 और 3/3 है, तो वैल्यू क्या आएगी, ए अगर ऑड ऑर्डर का है, 5/5 का भी होता, तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो आप एक बात और याद रख सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल में 0 होते हैं, इधर जो एलिमेंट होते हैं उनके नेगेटिव रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर ये इवन ऑर्डर का होता तो इससे रिलेटेड डिटरमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आती है, और ये अगर अभी ऑड ऑर्डर का है तो इससे रिलेटेड डिटरमिनेंट की वैल्यू, इससे एसोसिएटेड डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0। ये थोड़ी सी चर्चा आती है इसको सिमेट्रिक डिटरमिनेंट के बारे में। अब थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं जो कि बहुत नॉर्मल है।
तो स्टूडेंट्स अपनी बात हो चुकी थी अब तक कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ए प्लस ए टी, किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज जोड़ोगे तो दैट मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज ए माइनस ए टी इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ये वाला क्वेश्चन 2x2 का मैट्रिक्स लेके सॉल्व कर रहा हूं मैं इसे, कि एक मैट्रिक्स है 2x2 का, इसे लिखना है एज ए सम ऑफ, इसे हमें लिखना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब इसे इस तरह लिखना है, इसे दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखना है कि एक तो सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो हम क्या करते हैं वो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज पहली रो को पहला कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, और फिर हम निकालते हैं ए प्लस ए टी। ऑब्वियसली हमें पता है ए प्लस ए टी हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, फिर भी हम निकाल रहे हैं। ए में ए टी जोड़ा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करें आपने, और ऑब्वियसली 2x2 है तो रिजल्ट मस्ट बी ऑफ 2x2। अब ये देख रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ भी लिख दें, बट इनके यहां जो लिखेंगे उसी के रिफ्लेक्शन इधर लिखेंगे, यानी 1 2 प्लेस पे जो है उसका रिफ्लेक्शन 2 1 प्लेस पे आएगा। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। नाउ अब हम निकाल रहे हैं a माइनस ए टी, तो ऑब्वियसली a में से a t माइनस करते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल में 0 आ गया, और यहां पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं a12 पे -1 आ रहा है, तो a21 पे +1 आ रहा है। ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात हुई थी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल में हमेशा 0 होते हैं, और इस तरफ जो एलिमेंट होते हैं उनके नेगेटिव रिफ्लेक्शन इस तरफ होते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैथमेटिकली अगर अपन मैथमेटिकली देखें तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू हाफ a प्लस ए टी प्लस हाफ a माइनस ए टी। आप देख रहे हैं इस मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर हाफ को अंदर ले लें तो हाफ a और हाफ a, यानी a हो जाएगा हाफ इंटू ए टी और माइनस हाफ इंटू ए टी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये a को हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहां हम निकाल लेते हैं हाफ a प्लस ए टी की वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियसली इस पूरे मैट्रिक्स से हाफ को मल्टीप्लाई किया गया है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर एक कांस्टेंट एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो आ जाएगा 1 5/2 और 4। सिमिलरली अब इससे हम निकाल लेते हैं हाफ a माइनस ए टी, तो हाफ a माइनस ए टी आपका हो गया, हाफ से मल्टीप्लाई करा, जो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिए, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर हम क्या करेंगे, हेंस a कैन बी रिटन एज, इसकी वैल्यू रख दें 1 5/2 4 प्लस इसकी वैल्यू रख दें हाफ a माइनस ए टी की 0 -1/2 1/2 0। तो हेंस वी हैव रिटन a as the sum of two matrices in which one is symmetric, ये वाला सिमेट्रिक है, एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए, ये आ रहा है आपका 1 में 0 जोड़ा 1 आ गया, 5/2 में -1/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क्स में, ये मैंने थोड़ा सा बता दिया है। अब देखिए, थोड़ा सा मैथमेटिकली देखें इसे। अगर कोई हमें कहता है प्रूव a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक, जब कभी मैट्रिक्स दिया हुआ नहीं हो, मान लीजिए ये हमें नहीं दिया हुआ और हमें ये प्रूव करना है, जब हमें मैट्रिक्स कभी दिया हुआ नहीं हो और हमें इस तरह की चीजें प्रूव करनी है, तो हम क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है उसको हम सी नाम दे देते हैं। आंसर स्टार्ट करते हैं लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस ए टी, फिर बोलते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का ट्रांसपोज लेने पर सी का ट्रांसपोज हो जाएगा और ये हो जाएगा ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी हम स्टडी कर चुके हैं, प्लस माइनस में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, ये ए का ट्रांसपोज आ जाएगा और इसका ट्रांसपोज पे वापस ट्रांसपोज आएगा तो ये ए हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वापस सी आ गया।
तो हम कह सकते हैं सी, जिसे हमने सी माना था, उसका ट्रांसपोज वो खुद आ रहा है, तो हेंस सी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने प्रूव कर दिया है। सेम क्वेश्चन अपन ले सकते हैं वापस, अगर इसी क्वेश्चन को अपन चेंज कर दें और अपने से कोई पूछे प्रूव दैट a माइनस ए टी, अब क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ प्रूव करने हैं, वो प्रूव कर रहे हैं जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, एज वेल एज एनडीए में भी पूछे जाते हैं। पहला, सेकंड ले लेते हैं, पहला प्रूव कर चुके हैं, प्रूव दैट a minus at is always skew symmetric। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं, if a and b are symmetric matrix then what is about a into b, मतलब a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमेट्रिक आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक, वो देखते हैं हम। तीसरा ले लेते हैं, चौथा ले लेते हैं, if a and b are symmetric matrix prove ab minus ba is skew symmetric। एक प्रॉपर्टी और लिखाई थी, उस पर भी बेस ले लेते हैं। जैसे मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की कोई भी पावर सिमेट्रिक होती है, वो भी प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव ए स्क्वायर ए क्यूब आर also symmetric। Similarly 6 प्रूव कर लेते हैं, if A is a skew symmetric matrix prove A square is symmetric and A cube is skew symmetric। ये कुछ प्रूफ्स है जो हमें प्रॉपर्टीज भी याद कराते हैं, इनको एक बार कर लेते हैं। तो पहला प्रूफ मैं कर चुका हूं, सेम सेकंड, अब मैं सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूं। प्रूफ ऑफ सेकंड, इस क्वेश्चन का प्रूफ क्या दिया हुआ है, a माइनस ए टी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो ठीक है, लेट c बराबर a माइनस ए टी, किसी भी मैट्रिक्स हो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो ग्रुप ऑफ मैट्रिक्सेस को, तो उसे पहले सी नाम देना चाहिए और फिर बोलना चाहिए टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स। तो अगली स्टेप वही, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज और प्लस माइनस में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, ऑब्वियसली ये का ट्रांसपोज हो जाएगा और इस पर ट्रांसपोज दो बार आएगा, ये हो जाएगा। सीटी में अगर सी ऐड करें, सीटी में अगर सी ऐड करें तो ये माइनस एटी से प्लस एटी कैंसिल, ए से माइनस ए कैंसिल, नल मैट्रिक्स आ गया जी। तो किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करने पर नल मैट्रिक्स आ जाता है, तो सच ए मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा सेकंड का प्रूफ। थर्ड को प्रूव करते हैं, प्रूफ ऑफ थर्ड। थर्ड में क्या दिया हुआ है हमें, वो कह रहा है थर्ड में कि गिवन है हमें ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ये गिवन है, और बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ये चीजें गिवन है हमें। अब हमसे पूछा ए बी के बारे में क्या राय है आपकी, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमने वही से नाम दिया सी। सेम प्रोसेस, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, तो ग्रुप ऑफ मैट्रिक्सेस, दो से ज्यादा मैट्रिक्स प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, अगर इनके बारे में पता करना है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो पहला स्टेप यही होता है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स।
तो अगर ट्रांसपोज लेते हैं दोनों तरफ का, तो ऑब्वियसली सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है ट्रांसपोज उल्टा होता है, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू इनटू ए का ट्रांसपोज। अब हमें ये दिया हुआ बी का ट्रांसपोज बी है तो यहां बी लिख देते हैं, ए का ट्रांसपोज ए है तो यहां ए लिख देते हैं। अच्छा सीटी, ध्यान दें सी तो है एबी और सीटी है बीए, तो हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एबी बराबर नहीं होता है बीए, तो ये ना तो सी आया है, सी नहीं है, सी तो है एबी, ना तो ये सी आया है ना माइनस सी आया है। अगर ये सी आता तो ये सिमेट्रिक हो जाता और माइनस सी आता तो इसको सिमेट्रिक हो जाता। तो अब हम बोलेंगे हैंस सी इज नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। बट अगर क्वेश्चन में हमें ये और दिया जाता क्या कि भैया इस क्वेश्चन में आप मान सकते हो एक कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो हो रहा है, अगर वो हमें देता यहां पर गिवन में ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए बी कम्यूटेटिव लॉ का ओबे करते हैं, ए बी बराबर बी ए है, ये भी अगर साथ में देता तो फिर क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ता। फिर मैं कहता इस बी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी, इसको यूज करता हुआ तो सी का ट्रांसपोज सी हो जाता उस केस में, क्योंकि ए बी मतलब सी है। फिर मैं कहता सी इज हैंस सी इज सिमेट्रिक। तो कहने का मतलब क्या रहा, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बी भी सिमेट्रिक है तो उनका प्रोडक्ट ना तो सिमेट्रिक होगा ना स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन अगर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ का ओबे कर रहा है, ए बी को बी ए के बराबर माना जाए तो फिर सी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आप ये नोट कर लीजिए एक बार। अब अपन आ रहे हैं प्रूफ नंबर 4 पे। चौथा क्वेश्चन क्या है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का, सेम प्रूफ ऑफ 4। इस बार में दिया गया है चौथे क्वेश्चन में कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए बी माइनस बी ए के बारे में क्या रहा है, वही वाला मेरा कॉन्सेप्ट, जिसको भी हमें प्रूफ करना हो उसको सी नाम दीजिए, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स। सी का ट्रांसपोज और इधर आ गया ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो ऑब्वियसली प्लस माइनस में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। और मल्टीप्लाई में कोई है तो ट्रांसपोज उल्टा खुलता, इसे बोलते हैं रिवर्सल लॉ, बी टी पहले आएगा ए टी बाद में आएगा। अच्छा बाय दिस ए टी को हम ए लिख सकते हैं और बी टी को बी, तो इसे बी लिख दिया, इसको ए। अब आप देखिए सी में अगर सी टी जोड़ते हैं तो नल मैट्रिक्स आ रहा है, hence C is skew symmetric। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया है। ये सब हमें एनडीए एग्जाम में डायरेक्ट याद होने चाहिए कि ए और बी सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। चलिए प्रूफ ऑफ फिफ्थ करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी कोई भी पावर, चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, लिखवाइए मैंने, सिमेट्रिक ही होती है। तो फोर्थ प्रूव करते हैं। इस बार हमें इंफॉर्मेशन केवल ये दी गई है ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फोर्थ को इस तरह प्रूव कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, फोर्थ हो चुके, फिफ्थ को इस तरह प्रूव कर लेते हैं। गिवन है हमें फिफ्थ क्वेश्चन का प्रूफ है, हमें गिवन है ए बराबर ए। अब हमें इस ग्रुप के बारे में पता करना है कि ये क्या है, तो वही तरीका सी माना, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, ऑपोजिट ट्रांसपोज, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। ए डैश ए के बराबर है तो इसको ए लिख देते हैं, तो सी डैश वापिस ए स्क्वायर आ गया यानी सी आ गया, यानी ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट इसका बी पार्ट, गिवन वो ये ए टी बराबर ए गिवन है हमें। सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं इसका, ए क्यूब के बारे में स्टडी कर रहा है, तो सी को नाम दिया ए क्यूब,
टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, ध्यान दें 3 मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट में है तो आप किन्हीं 2 का जोड़ा बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता लास्ट के 2 का या शुरू के 2 मैट्रिक्सेस का। टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, ऑब्वियसली ये आगे आ जाएगा और ये पीछे। इसे खोलेंगे, ए डैश हमें ए दिया हुआ है तो इसको ये a इंटू ए लिखेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब वापिस आ गया है, सी का ट्रांसपोज सी आ गया है तो हमारा वापस प्रूव हो गया, हेंस सी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी, ए अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी चाहे पावर 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, हमेशा जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी इवन पावर 2 4 तो सिमेट्रिक होंगी, इससे ये मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक होंगे और जो ऑड पावर है वो स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट प्रूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस बार ये दिया हुआ पार्ट ए 6 का, ये गिवन है हमें, तो ए स्क्वायर के बारे में कर रहे हैं। पहले ए स्क्वायर वही सी माना, सेम प्रोसेस, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, सी का ट्रांसपोज हो गया, ये ए आगे आ जाएगा, ये पीछे, एटी की वैल्यू माइनस ए है, माइनस ए इंटू माइनस ए दैट इज माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह मैं सी लिख सकता हूं तो सी का ट्रांसपोज आ गया है माइनस ऑफ सी। ध्यान दें स्क्वायर को मैंने सी लिख दिया है, सी टी चल ही रहा था तो सी का ट्रांसपोज अगर माइनस सी के बराबर है, हेंस सी दैट इज सी क्या होता है ए स्क्वायर इज स्क्यू सिमेट्रिक। सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये प्लस हो गया भैया, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, हेंस सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम इसी तरह इसको नाम दे देते हैं डी। डी मतलब ए क्यूब को हमें प्रूव करना है कि यह स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है साहब, सेम प्रोसेस, डी को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स। ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट उल्टा पुलटा है, ये आगे चले जाएंगे और ये पीछे, डबल ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ये वापस खुलेगा, ये एक इस ए का ट्रांसपोज आगे, इसका पीछे, ये डी का ट्रांसपोज आ गया। ध्यान दें ए का ट्रांसपोज माइनस ए और ये भी माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस, ये ए स्क्वायर हो गया है और ये माइनस ए, तो फाइनली हमारे पास आ गया डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब, यानी डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी, हेंस डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये कुछ प्रूव करा दिया मैंने जो मैं डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद होना चाहिए और बोर्ड में कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है, आप देख लें एक बार। अब अपन कुछ और प्रॉपर्टीज में स्टडी करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो ट्रांसपोज का यूज करते हुए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं वो बताया गया। चलिए आगे चलते हैं हम। ध्यान से हमारी बात हुई थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। आइडेंटिटी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सभी 0 होते हैं। इसे कैपिटल आई द्वारा डिनोट करते हैं। आई या तो 2/2 है तो इस तरह लिखते हैं, इसे I2 बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का, या यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, अगर ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 तो आप ए को मल्टीप्लाई करिए आई से, तो पहली रो मैंने मल्टीप्लाई करना आपको बताया था,
भाई ये 2/2 का है, दोबारा एक बार बात कर लें, 2/2 का है तो ये चीज इसके बराबर इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 2/2 का आएगा। अच्छा, ये मैट्रिक्स पहले वाला मैट्रिक्स की पहली रो जो रिजल्ट आ रहा है उसकी रो पहली रो बनाएगी। कैसे बनती है? पहली रो उठा के पहले कॉलम के सामने रखी वर्टिकल, तो 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 0 से 1 आ गया। इसी तरह पहली रो सेकंड कॉलम के सामने, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला स्पेस फिल होगा, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है तो पहली रो ने पहली रो बना दी। इसी तरह सेकंड रो, अब सेकंड रो बनाने चलेगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो a इंटू आई क्या आया? आई ए, यानी या i इंटू ए कर ले आप, इसमें i इंटू ए भी कर सकते हैं आप। i को पहले लिख ले, पहली रो बनाने निकलेगी तो यही आंसर आएगा। तो आप ये कह सकते हैं i इंटू ए करें या a इंटू आई करें, यानी इंटू और i का साथ है। इंटू के साथ अगर i है, चाहे आगे है चाहे पीछे है, तो कोई भी मैट्रिक्स अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता। दैट्स व्हाई i इज नॉन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? ये कह रहा हूं i is multiplicative identity for matrices। तो कोई पूछे आपसे कंपटीशन में मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, दूसरी चीज, अगर ए मैं नल मैट्रिक्स ऐड करूं 1 2 3 4, ऑब्वियसली ऐड, ये 2/2 का है तो नल मैट्रिक्स भी 2/2 का ही होगा, क्योंकि एडिशन जब भी होता है जब ऑर्डर सेम होता है, मैट्रिसेस आर कंपेरेबल। तो ऑब्वियसली क्या आएगा? ए 1 में 0 ऐड किया, 1 2 3 4, यानी ए में नल मैट्रिक्स ऐड करें तो ये आता है। उसी तरह नल मैट्रिक्स में ए ऐड करें तो भी ए आएगा, 0 0 0 0 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4। तो आप क्या कह सकते हैं? एडिशन और नल मैट्रिक्स का साथ है, चाहे आगे है चाहे पीछे है, तो कोई भी मैट्रिक्स अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता। तो ओ को क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स को। जैसे यहां मल्टीप्लाई और आई का साथ है तो आई को बोलते हैं मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इस ओ को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ये की लाइन लिख रहा हूं, आई की जगह ओ इज मल्टीप्लिकेटिव की जगह एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिसेस। ये पूछ सकते हैं आपसे कंपटीशन एग्जाम में कि मैट्रिसेस की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप बोलेंगे नल मैट्रिक्स। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इससे क्या निकल के आया वो देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। देखिए कोई भी ऑपरेशन ए अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी से भी, और मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी कौन है? मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? आई। अगर ये रिजल्ट आ रहा है, एक मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट रिजल्ट आ रहा है, तो दे आर सेट, बी इज सेट टू बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। इधर देखिए दोबारा, ए किसी मैट्रिक्स बी में ऐड हो रहा है और एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट रिजल्ट आ रहा है। एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? ओ। तो बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ये डेफिनेशन है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहां क्या बोलेंगे? ध्यान दें, मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट रिजल्ट आ रहा है, तो इस बी को बोलेंगे बी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी क्या है? ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को यूं शो करते हैं ए की पावर -1। ध्यान दें, ये 1 अपॉन ए नहीं है, ए की पावर -1 का मतलब है यह वह मैट्रिक्स है जिसे ए से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट यानी यूनिट मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा।
बी ए का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो बी क्या है, माइनस ए, क्योंकि ऑब्वियसली ए में माइनस ए जोड़ोगे तो ही नल मैट्रिक्स आएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव होता है, और किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वह मैट्रिक्स होता है जिससे उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए। तो ये हमारी थोड़ी सी डेफिनेशन थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और आइडेंटिटी इनवर्स की। यहां आप अगर इस ए का, इसका अगर कोई मुझे बोले एडिटिव इनवर्स निकालिए, तो ऑब्वियसली वो माइनस ए होगा। ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, यानी -1 -2 -3 -4 दैट इज माइनस ए। एडिटिव इनवर्स आप ये जरूर देख लें एक नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड्स एग्जाम में या एनडीए में बायदा में पूछे जाए एडिटिव इनवर्स पूछा है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का प्रोसेस 3 तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो इस बार बोर्ड में तो हटा दिया एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला मेथड, दूसरा एक इक्वेशन के थ्रू निकालते हैं और एक एडजॉइंट के थ्रू निकालते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका स्टडी करेंगे अपन, ठीक है। बाकी ये बात हो गई अपनी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट आई होता है, मल्टीप्लाई और आई साथ में तो कोई भी अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता। और कोई मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो और मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट रिजल्ट आ जाए, तो इसका मतलब यह इसका बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी बी को हम कह सकते हैं a⁻⁻1। उसी तरह और प्लस का साथ है तो कोई भी मैट्रिक्स अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता। तो मैट्रिक्स एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है नल मैट्रिक्स, और दो मैट्रिक्स ऐड होके नल मैट्रिक्स आ जाए तो हम बोलेंगे बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी कुछ नई डेफिनेशंस करते हैं जो एनडीए में पूछी जाती हैं। चलिए, अच्छा ये बात नोट कर लीजिए आप यहां पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया इफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू आई एम्प्लाइज बी इज ए इनवर्स, दैट इज बी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ये बात मैंने आपको अभी बताई, बी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। अच्छा ध्यान दें, ए इनवर्स द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। मैं यहां पर आपको वापस बता दूं, ए इंटू बी भी आई आएगा और बी इंटू ए भी आई आएगा, तब बोलेंगे ये बात। आई मीन टू से ए जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो आई आता है, और ए इनवर्स जब ए से मल्टीप्लाई होता है तो भी आई आता है। अगर कोई मैट्रिक्स किसी का इनवर्स है तो चाहे उसे आगे रख के मल्टीप्लाई करो चाहे पीछे रख के मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ रखने। तो अपन ने भी देखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है। हमने देखा कि अगर एक मैट्रिक्स ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और आइडेंटिटी आ रहा है तो बी क्या कहलाएगा, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना। केवल इससे काम नहीं चलेगा, ए आगे रखा और बी से मल्टीप्लाई करा आई आया, और अब बी आगे रखें और फिर ए से मल्टीप्लाई करें फिर आई आए, then we say hence b is multiplicative inverse of a, that is ये डेफिनेशन होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की दोनों तरफ से, यानी मैट्रिक्स आगे रखें उसका इनवर्स पीछे रखें तो भी आई आता है, और इनवर्स आगे रखें मैट्रिक्स पीछे रखें तो भी आई आए, तो ये इनवर्स होता है। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए जब हम बोलेंगे बी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
अब अगर अपन थोड़ी सी आगे बात करें, एक लाइन और इनवर्स के बारे में। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ध्यान दें मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स होते हैं, इज यूनिक। व्हाट इट मीन्स, किसी मैट्रिक्स के अगर a इंटू बी और b इंटू ए आई आ रहा है, फिर a इंटू सी और c इंटू ए भी आई आ रहा है, तो इसका मतलब b इनवर्स है a का, इसका तो मतलब ये रहा, और a भी c इनवर्स है a का, बट ये अलग अलग नहीं हो सकते, इसका मतलब b और c बराबर है। यानी एक मैट्रिक्स का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो यूनिक एक ही होता है वो, चाहे उसे c नाम दे दे चाहे d नाम दे दे। तो अगर कोई आपसे कहता है ए बी बी ए आई आ रहा है, ए सी सी ए आई आ रहा है, तो आप समझ जाइए कंपटीशन में ये पूछना चाह रहा है वो बी और सी में क्या रिलेशन है। इस तरह के स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं कि बी एंड सी मे बी टू डिफरेंट मैट्रिसेस, बी एंड सी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस, बी एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स में तो केवल ऑर्डर सेम होता है, अंदर क्या भरा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं आपसे रिवर्सल लॉ पे। रिवर्सल लॉ नॉर्मली मैट्रिसेस में 3 जगह फॉलो होता है। एक हम कई बार कर चुके हैं, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। दूसरा, इनवर्स में भी रिवर्सल लॉ फॉलो होता है, अगर ए बी पहले मल्टीप्लाई किया गया फिर इनवर्स निकालना है तो ये होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स। और तीसरा, एक एडजॉइंट करके प्रॉपर्टी आएगी आगे, एडजॉइंट, पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया फिर उनका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला गया, ये भी जब खुलता है तो उल्टा खुलता है। आप एडजॉइंट ऑफ बी को जब एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों आप एनडीए पर्पस के लिए याद करें, हालांकि कई फार्मूले में भी लिखूंगा एक साथ, वो सभी याद करने हैं हमें। ये एनसीईआरटी में है तो इसे प्रूव कर देते हैं। प्रूफ, इसका प्रूफ भाई हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स अगर अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, आए, ये डेफिनेशन। कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये हम जानते हैं, छोटी सी बात मैं दोबारा एक बार बता रहा हूं, b अगर बराबर b के है और आपने a इधर मल्टीप्लाई कराया है, इधर तो आगे से कराया और इधर पीछे से कर दिया, तो ये बराबर नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का उपयोग नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने कट लगा दिया है कि ab इज नॉट इक्वल टू ba। अगर आप इधर शुरू में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी शुरू में मल्टीप्लाई करिए, तब इनकी इक्वलिटी मेंटेन रहेगी। तो सिमिलरली मैं भी यहां ऐसे कर रहा हूं, a इनवर्स दोनों तरफ शुरू में मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेफ्ट साइड से, तो a इनवर्स इनटू i हमें पता है, i से कोई भी मल्टीप्लाई होगा वो का वही रहेगा। यहां हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का उपयोग करता है, 3 लोगों में जोड़ा बदल सकते हैं, तो a इनवर्स इनटू a i आ जाएगा। समझ रहे हैं, इन दोनों को मिलकर i लिख दिया मैंने, ये एक स्टेप बढ़ा सकते हैं आप यूं, एसोसिएट ये लग गई अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a इनवर्स इनटू a i। अच्छा, i b से मल्टीप्लाई हुआ, b सेम रह जाएगा, यहां तक पहुंच गए हैं। दोनों तरफ b इनवर्स मल्टीप्लाई करने पर उधर लेफ्ट में गया, इधर भी लेफ्ट में, b इनवर्स का जोड़ा i दे देगा, और i किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये मैट्रिक्स यूं का यूं रह जाएगा। आप देख रहे हैं रिवर्सल लॉ प्रूव हो गया है, ए बी का होल इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स आ गया है। ये तो था कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कुछ डेफिनेशंस मैट्रिसेस पे हैं वो बता देता हूं मैं आपको, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करती हैं और एनडीए में पूछी गई हैं। देखिए, ए अगर हम सभी जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है, मैं I3 बना रहा हूं,
इसमें आप कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दें, जैसे आप चाहें तो यूं लगा दें, रो 1 को बदलना है रो 1 प्लस रो 2 से, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा। रो 1 चेंज हो रही है, रो 1 प्लस रो 2 से, तो 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0, बाकी ओपन हो रहेगा। या आप यूं लगा दें, रो 3 को बदल ले, रो 3 माइनस कुछ भी कर ले, ट्वाइस ऑफ रो 2 से, प्लस रो 1 भी कर ले, क्या आएगा, रो 3 चेंज कर रहे हैं तो रो 3 पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए, बाकी तो लिख दें। रो 3 में ट्वाइस R2 माइनस कर रहे हैं, तो इसमें से माइनस करा 0, इसमें से -2 हो जाएगा, -2 प्लस R1, तो ले देके ये आ रहा है, मैं 1 में से इसका डबल माइनस करा, वो जोड़ा, ये आ रहा है। क्या लिखा, क्या लग रहा है आपको, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन होने के बाद, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन होने के बाद जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी केवल एक लोकेशन, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, बाकी सब जीरो। इन 6 जीरो की जगह कहीं ना कहीं कुछ और आ जाएगा, जैसे यहां आ गया, जैसे यहां आ गया, बाकी पूरा वो कब रहेगा। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूं का यूं ही रहता है, तीनों 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, इन 6 जीरो की जगह कोई ना कोई एक जगह ना बदलेगा। तो जहां कहीं आपको ऐसा मैट्रिक्स दिख जाए, इसे बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये आया हुआ एनडीए में क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 6 जीरो की जगह, जो 6 जीरो हैं, किसी एक जीरो की जगह कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, सच ए मैट्रिक्स इज नोन एज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स और होते हैं, एक होता है हर्मिटियन और एक होता है स्क्यू हर्मिटियन। इन मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करने से पहले दो बातें और एक बार हल्की सी रिवाइज कर दूं मैं आपको। एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में मैंने बता दिया, आपको नोट कर लें। देखिए, हमने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनता है। प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ भी लिख दें, K, K1, K2, बट यहां जो लोग लिखे 1 2 का रिफ्लेक्शन 2 1 पे, इन्हीं के रिफ्लेक्शन होने चाहिए, ये बात कई बार हो चुकी है। स्क्यू सिमेट्रिक, प्रिंसिपल डायगोनल में 100% जीरो आएगा और यहां जो एलिमेंट आएंगे उनके नेगेटिव रिफ्लेक्शन आएंगे। 1 2 का रिफ्लेक्शन 2 1 की जगह नेगेटिव, 1 3 का 3 1 की जगह नेगेटिव, इसका नेगेटिव, ये 2 3 है तो 3 2 की जगह। उसी तरह तीसरी बात, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो ऑब्वियसली अगर इसे z कहते हैं आप, तो z बार हमें पता है कॉन्जुगेट ऑफ z, आयोटा का निशान बदल दें। तो हर्मिटियन में, हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। कौन से होते हैं? स्क्वायर। बट इनमें ये भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। हर्मिटियन की क्या खास बात है, सुनते जाएं। देखिए, कॉन्जुगेट के लिए साइन मैंने ये लगाया, ध्यान रखें आप। किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करा, यानी जहां जहां उसमें आयोटा थे, इस तरह के नंबर थे, 2 + 3 आयोटा करके इसी लोकेशन पे था, तो हमने 2 - 3 आयोटा कर दिया उसे। किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करने के बाद हमने ट्रांसपोज करा उसका, और पता चला वही मैट्रिक्स आ गया, ऐसे मैट्रिक्स को हर्मिटियन कहते हैं। इसकी क्या खासियत है, कैसे बनाएंगे? पहली बात, प्रिंसिपल डायगोनल जो है वहां रियल नंबर होंगे केवल। कौन होंगे? आयोटा वाले नंबर अलाउड नहीं है। दूसरी बात, A12 का कॉन्जुगेट होगा A21 पे, A13 का कॉन्जुगेट होगा A31 पे, रिफ्लेक्शन नहीं, कॉन्जुगेट्स। A23 का कॉन्जुगेट होगा A32 पे। देखिए, मैं बना रहा हूं आपके लिए साइड मैट्रिक्स, ऊपर बनाते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। एक एग्जांपल H के नाम से ले लेते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल में केवल रियल नंबर लिखे हैं, 2 3 4 रियल नंबर है, आयोटा नहीं है इनमें।
यहां लिखा मैंने 2 प्लस 3 आयोटा, यहां लिखा 1 माइनस आयोटा, यहां लिखा 2 प्लस आयोटा। तो ऑब्वियसली 1 2 का रिफ्लेक्शन कॉन्जुगेट, यहां 1 3 का कॉन्जुगेट 3 1 पे, 2 3 का कॉन्जुगेट 3 2 पे। ये हमारा एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है। इस बात को फॉलो कर रहा होगा, ये देख लो आप कैसे। भाई अब मैं ये निकाल रहा हूं, h का कॉन्जुगेट निकाला, कॉन्जुगेट मतलब जहां जहां आयोटा थे उनके निशान बदल दिए। इस पे आयोटा है ही नहीं, 2 माइनस 3 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, इसमें आयोटा नहीं है, 2 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, इसमें आयोटा नहीं है। अब इसका ट्रांसपोज यहां लिख रहा हूं, h का ट्रांसपोज नीचे, h का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। पहली रो को पहला कॉलम बना रहा हूं, 2 माइनस 3 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, 2 प्लस 3 आयोटा, 3, 2 माइनस आयोटा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और 4। देखो h आ गया, यानी h आ गया। तो h का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज h के बराबर आ गया, इसलिए h इज ए हर्मिटियन मैट्रिक्स। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये है हर्मिटियन मैट्रिक्स। देख लें आप, हर्मिटियन मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल में एंट्री कुछ भी हो सकती है, बट प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के अलावा 1 2 का कॉन्जुगेट 2 1 वाली जगह होगा, 1 3 का मतलब आप कह सकते हैं ए आई जे पे जो लिखा है उसका कॉन्जुगेट आपको ए जे आई पे लिखना पड़ेगा। इसी तरह स्क्यू हर्मिटियन की डेफिनेशन सेम, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कॉन्जुगेट करेंगे तो ट्रांसपोज, ये कैसा काम करेंगे, अगर वो माइनस से आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्यू हर्मिटियन। अब स्क्यू हर्मिटियन कैसे बनाएंगे अपन, वो देखिए। उसके लिए कौन सी दो बातें यहां लिखनी है हमें, वो देखिए। स्क्यू हर्मिटियन में चर्चा कर रहे हैं, वही वाली बात इसकी जैसा। पहली प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल डायगोनल में जीरो ही होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट हैज जीरो एज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। तो बनाना तैयार करते हैं हम, यहां पे नाम देते हैं एस। पहली बात कह रही है साहब यहां जीरो लिखोगे, लिख दिया साहब, ठीक है। सेकंड बात, तो इसको एग्जांपल को पूरा करेंगे यहां पे हम। ए आई जे के कॉन्जुगेट मतलब ए आई जे का कॉन्जुगेट का नेगेटिव ए जे आई वाली जगह लिखा जाएगा। मतलब जो आप A12 पर लिखोगे उसका कॉन्जुगेट और माइनस करके A21 को भरोगे, A13 पे जो लिखोगे उसका कॉन्जुगेट और माइनस करके A31 को भरोगे। जैसे मैं भर रहा हूं यहां पे, एक बार आपके लिए, यहां नहीं, यहां ले लेते हैं अपन, इसको ऊपर ले लेते हैं। ऐसे बना रहे अपन, ऐसा इन प्रॉपर्टीज की व्याख्या करें, दो प्रॉपर्टी हमने बना ली तो ये स्क्यू हर्मिटियन ही बनेगा। देखिए माना एक मैट्रिक्स है एस जिसके प्रिंसिपल डायगोनल लिख दिए हमने 0 0 0, यहां लिखा 2 प्लस आयोटा, 2 3 प्लस 2 आयोटा और 1 प्लस 1 आयोटा। तो A12 पे मैंने लिखा है, आप देख रहे हैं बच्चों, 2 प्लस आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, 2 माइनस आयोटा, और इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 प्लस आयोटा। ये लिखिए आप कहां पर, A12 पे जो लिखा गया है उसका नेगेटिव कॉन्जुगेट A21 पे लिखा जाएगा, मतलब इस जगह ये लिखिए आप। तो मैं इस तरह लिख रहा हूं इनको, इस जगह मैं क्या लिखूंगा, -2 प्लस आयोटा। उसी तरह A13 पे मैंने लिखा है 3 प्लस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट का नेगेटिव -3 प्लस 2 आयोटा, -3 प्लस 2 आयोटा। ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं,
-1 प्लस आइटा आएगा ये, ठीक है। ये एस है मेरा। अब मैं एस का कॉन्जुगेट निकाल रहा हूं। एस का कॉन्जुगेट यहां लिख लेते हैं। एस का कॉन्जुगेट क्या हुआ, आइटा का निशान बदलिए, 0 2 माइनस आइटा, 3 माइनस 2 आइटा, -2 माइनस आइटा, 0 1 माइनस आइटा, -3 माइनस 2 आइटा, -1 माइनस आइटा, 0। इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं अब मैं। ट्रांसपोज होगा पहली रो को पहला कॉलम, 0 2 माइनस आइटा, 3 माइनस 2 आइटा पहले कॉलम में लिख रहा हूं, -2 सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अच्छा, डेफिनेशन क्या है, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में अगर वो मैट्रिक्स जोड़ा जाए तो नल मैट्रिक्स आएगा। तो एस के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में एस जोड़िए, क्या नल मैट्रिक्स आ रहा है? एस के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में एस जोड़िए तो क्या आ रहा है, देखिए 0 प्लस 0 0, -2 माइनस आइटा उसमें जोड़ा 0, 3 प्लस 2 आइटा इसमें जोड़ा, तो नल मैट्रिक्स आ रहा है नहीं आ रहा? Hence, S is skew symmetric. Sorry, skew Hermitian. ये डेफिनेशन हो गई है हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन की। बहुत आसान है, डेफिनेशन वाइज बड़े आसान है। हर्मिटियन होता है कॉन्जुगेट करो ट्रांसपोज वही आ जाए, कॉन्जुगेट करो ट्रांसपोज करो उसका नेगेटिव आ जाए, यानी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में वो जोड़ने पे 0 आ जाए तो स्क्यू हर्मिटियन और हर्मिटियन। बाकी जो दो बातें आपको याद रखनी है, अगर आपको डायरेक्ट स्क्यू हर्मिटियन बनाना है, पहचानना है, तो ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल में 0 a12 पे जो लिखोगे उसका कॉन्जुगेट नेगेटिव करो, वो a21 पे लिखा जाएगा, कॉन्जुगेट नेगेटिव करो वो इस पे लिखा जाएगा। इस तरह रिफ्लेक्शंस होंगे। तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया है? चलिए